नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे माइक्रो बॉडीज, जिसको हिंदी में सूक्ष्मकाय कहा जाता है। और सूक्ष्मकाय है क्या? गोल्गी काय और अंतःप्रदेशी जालिका के टूटने पर सूक्ष्मकायों का निर्माण होता है। एक सूक्ष्मकाय पादप या प्लांट, प्रोटोजोआ या एनिमल्स की कोशिका में पाया जाता है। माइक्रोबॉडीज केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइक्रोबॉडीज का आकार 0.3 to 1.3 म्यूएम होता है। सूक्ष्मकायों के प्रकार यानी सूक्ष्मकाय अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्फीरोसोम, दूसरा है ग्लैक्सोसोम और तीसरा है पेराक्सीसोम। और इसके खोजकर्ता अगर देखा जाए तो स्फीरोसोम के खोजकर्ता पर्नर थे और गैलेक्सीसोम के खोजकर्ता बेब्स थे और पेराक्सीसोम के खोजकर्ता रोडीन थे। यह जो स्फीरोसोम है ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें अपघट्य एंजाइम हाइड्रोलिटिक उपस्थित होता है और जो कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होती है। जो ग्लाइकोसोम है ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें बीटा ऑक्सीकरण होता है जो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और जो पेराक्सीसोम है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ये अमीनो अम्लों को साधारण रूप में बदलते हैं। यानी जो माइक्रोबॉडीज हैं इनका काम क्या है? यह सभी तरह के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें यह हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वैक्यूल्स, जिसको रसदानी कहा जाता है। किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसदानी कहते हैं। यानी जो एयर जो बबल्स होते हैं या एयर स्पेस होता है उसी को हम वैक्यूल्स कहते हैं। आपात स्थिति में रसदानी जल, खनिज तथा पोषक तत्वों का संग्रहण करता है। रसदानी का आकार पादप कोशिका में बड़ा तथा जंतु कोशिका में छोटा होता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का जो साइज है वह कैसा होता है। तो आप बताएंगे कि प्लांट सेल में यह लार्जर होता है और एनिमल सेल में स्मॉलर होता है। अब दिया है अपरिपक्व कोशिका में यह रसदानी की संख्या ज्यादा होती है और परिपक्व कोशिका में इसकी कम होती है। और अपरिपक्व कोशिका में यह रसदानी का आकार छोटा होता है जबकि परिपक्व में इसका आकार बड़ा होता है। रसदानी को सबसे पहले स्प्लेंजी के द्वारा प्रोटोजोआ में देखा गया था। रसदानी या वैक्यूल शब्द डुजार्डिन द्वारा दिया गया था। पादप कोशिका में रसदानियों की सबसे पहले स्वान के द्वारा देखा गया था। वैक्यूल्स एक झिल्ली के से घिरी हुई संरचना है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यानी वैक्यूल्स के ऊपर अगर कहा जाए कि कौन सा जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है तो उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं को रंग देने का काम करते हैं। और आप जानते हैं कि प्लास्टिड्स जो है 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये आगे जो हम इसको पढ़ेंगे। लवक के खोजकर्ता हैकेल्स हैं। लवक शब्द के खोजकर्ता अगर बात की जाए तो इसके सिम्फलर जो है शब्द करता है। और यूग्लिना में एक कोशिका जीवाणु है। यूग्लिना को आप जानते हैं कि यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है और इनमें लवक पाया जाता है। अब यूग्लिना को आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स के बीच का यह लिंकेज पॉइंट्स है। यानी इसमें प्लांट के भी बिहेवियर पाए जाते हैं और एनिमल्स के भी बिहेवियर होते हैं। अब लवक के प्रकार क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को पर्णहरित कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट को पर्णरहित कहा जाता है और ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत वर्णक कहा जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह क्या होता है? विदाउट कलर होता है। और यह जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें कलर पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं यह पारदर्शी होते हैं। अब तीनों में अंतर देखा जाए तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक, हाँ लवक के प्रकार से देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। ये फल फूल को भी हरा रंग प्रदान करते हैं। हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल यही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग में मौजूद होता है। पर्णहरित के मुख्य वर्णक कैरोटीन, लाल वर्णक जैंथोसिल, पीला रंग वर्णक।
तो जो फलों का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ये पारदर्शी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये अधिकतम जड़ों में पाए जाते हैं। इनका कार्य भोजन का संग्रहण करना। ये माइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं। और क्लायोप्लास्ट ये वसा तथा तेल का संग्रहण करते हैं। ये ल्यूरोप्लास्ट ये अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। अब दिया है कि पर्णहरित और पर्णरहित में बदल सकता है। ये जैसे कच्चा आम हरा होता है, फिर बाद में पक करके वह पीला होता है। तो इसमें क्या होता है? ज़ैंथोफिल जो है वह पीला रंग प्रदान करता है। तो यह वर्णक हो गया। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर तो ये सबको लगभग पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको ट्रिकी बता दे रहे हैं कि पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। पादप कोशिका में लौह उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में लौह अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम रेयर होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में राइबोसोम हमेशा प्रेजेंट होता है। इसमें रसधानी का आकार बड़ा होता है, इसमें रसधानी का आकार छोटा होता है। इसमें गोल्गी बॉडीज को डिक्टियोसोम कहते हैं और इसमें गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडी कहा जाता है। ये जड़ों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं पादप कोशिका के द्वारा, और ये यकृत में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। इनका केंद्रक परिधीय या पेरिफेरल होता है, इनका केंद्रक सेंटर में होता है। और ये न्यूक्लियस इनमें क्या होता है? एक साइड में होता है, जबकि इनमें न्यूक्लियस जो होता है वह मिडिल में पाया जाता है। तो ये हो गए पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।